Okay, so according to our LMS, this is our 14th lecture, which is about leading. इस लेक्चर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लीडिंग क्या होता है, ठीक है, लीडिंग किस तरह होती है, लीडरशिप स्टाइल्स क्या होते हैं, और जो डिफरेंट हमारे पास फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, जिसमें हमने कंट्रोलिंग के बारे में पढ़ा था, ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पढ़ा था, लीडिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लीडिंग जो है वो बेसिकली एक ऐसा मैनेजमेंट फंक्शन है जो कि लोगों को मोटिवेट करता है या इन्फ्लुएंस करता है उनको, ताकि वो अपना जो टास्क है उनको इंगेज करता है किसी भी टास्क या प्रोजेक्ट्स में, ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को पूरा कर सकें। ठीक है, लीडिंग हमारे पास एक ऐसा मैनेजमेंट फंक्शन है जो कि लोगों को इन्फ्लुएंस करता है या मोटिवेट करता है ताकि वो इंगेज रहें अपनी एक्टिविटीज़ में, ताकि वो नेसेसरी जो गोल्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको पूरा कर सकें। हम इस तरह कह सकते हैं कि एक लीडिंग जो होता है वो एक फंक्शन होता है, लेकिन जो लीडरशिप स्टाइल है या पूरा एक लीडरशिप फॉर्म है वो एक प्रोसेस को हम कह सकते हैं। So for the students who have joined now, we are studying about leading. लीडिंग किस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में वर्क करता है। लीडिंग जो है वो एक मैनेजमेंट फंक्शन है जो कि लोगों को इन्वॉल्व करता है, उनको मोटिवेट करता है, इनकरेज करता है, ताकि वो अपनी एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस गोल्स को वो पूरा कर सकें। So these are basically the functions of managers, in which we have already studied about the planning, organizing, leading and controlling. So these are basically the four major functions. Today we will discuss about leading. Leading के बारे में हम पढ़ेंगे, लीडिंग में हम कौन कौन सी लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह डिसीजन मेकिंग होता है। It says that leading is the third step that is accomplished by communicating, motivating, inspiring and encouraging employees towards the higher level of productivity. मैंने आपको पहले बताया कि लीडिंग जो है वो एक थर्ड स्टेप होता है, ठीक है। सबसे पहले प्लानिंग होता है, सेकंड पे हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग है और थर्ड हमारे पास लीडिंग है। तो लीडिंग जो है वो थर्ड स्टेप है किसी भी मैनेजमेंट ऑफ फंक्शंस में, ठीक है। लीडिंग हमारे पास एक थर्ड स्टेप है जो कंप्लीट होता है या अकम्प्लिश होता है बाय कम्युनिकेटिंग, मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग या फिर आप इंकरेज करें अपने एम्प्लॉयज़ को ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को पूरा कर सकें। लीडिंग को हम एक फंक्शन कह सकते हैं, लीडरशिप को हम एक प्रोसेस कह सकते हैं। तो ये डिफरेंस है बिटवीन लीडिंग एंड लीडरशिप में। चार फंक्शंस, मेजर चार फंक्शंस हैं, लेकिन आज जो हम कवर कर रहे हैं वो लीडिंग के बारे में कवर कर रहे हैं। लीडिंग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि एक डिसीजन मेकिंग हमें किस तरह जो है हेल्प करता है, किस तरह हमें एक डिसीजन लेना चाहिए, कौन से वेज होते हैं या गुड डिसीजंस किस तरह लेने चाहिए। डिफरेंट टाइप्स हैं डिसीजंस के भी हमारे पास। It says that leading in engineering management refers to the function of engineering manager that causes people to take effective action for attaining organizational goals. वही बात मैंने आपको एक्सप्लेन की कि लीडिंग जो है वो एक ऐसा मैनेजमेंट फंक्शन होता है जो लोगों को या एम्प्लॉयज़ को आपने इंगेज करना होता है, उनको इन्फ्लुएंस करना होता है, मोटिवेट करना होता है ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को पूरा कर सकें। फिर मैंने आपको बताया कि लीडिंग और लीडरशिप में फ़र्क इतना है कि लीडिंग हम एक फंक्शन को कहते हैं, लीडरशिप हम बेसिकली एक प्रोसेस को कहते हैं। अब हमारे पास लीडिंग एक्टिविटीज़ हैं। द फर्स्ट एक्टिविटीज़ जो हमारे पास है सबसे पहले है डिसाइडिंग, उसके बाद हमारे पास सेकंड है विच इज़ कम्युनिकेटिंग, द थर्ड वन इज़ मोटिवेटिंग, द फोर्थ वन इज़ सिलेक्टिंग पीपल एंड द फिफ्थ वन इज़ डेवलपिंग पीपल। सो लीडिंग एक्टिविटीज़ में जो फर्स्ट वाला है विच इज़ डिसाइडिंग, डिसाइडिंग में क्या होता है कि जब आप डिसीजंस आपको लेने होते हैं, ये वो वाला पार्ट है जब आपने कंक्लूजन्स पे आप पहुंचना चाह रहे हैं, तो आप फिर जजमेंट्स बनाते हैं, आप रिसोर्सेज जो आपने यूज़ करने होते हैं उस प्रोजेक्ट के लिए, आप पॉलिसीज़ बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं और स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं। स्ट्रेटजीज़ इस तरह से कि जैसे आपका कोई रिजल्ट आप जनरेट कर रहे हैं या आउटपुट आप जनरेट कर रहे हैं, उसके लिए आप प्रीवियस स्ट्रेटजीज़ को भी फॉलो करते हैं ताकि आप अपने टास्क को किस तहत पूरा करेंगे, ठीक है। डिसाइडिंग में हम जो है वो पॉलिसीज़ या रिसोर्सेज या स्ट्रक्चर्स पे बेस्ड करता है,
ठीक है। डिसाइडेड पे हम कंक्लूजन्स जब करना चाहते हैं या एंड करना चाहते हैं, तो पहले हम अपनी पॉलिसीज और स्ट्रक्चर्स और स्ट्रेटजीज या उनकी डायरेक्शंस के थ्रू तरफ जाएंगे और देखेंगे कि कौन सी पॉलिसीज के तहत हम डिसाइड कर सकते हैं जो भी हमारा प्रोजेक्ट या हमारा टास्क है। उसके बाद द सेकेंड वन इज कम्युनिकेटिंग। It says that creating understanding by sharing information with others and talking, meeting or writing to others. अब हमने जब डिसाइड कर लिया कि ये पॉलिसीज या ये स्ट्रेटजीज हमने किसी भी टास्क या प्रोजेक्ट के लिए लेनी है, तो उसके बाद हम कम्युनिकेट करेंगे अपने सराउंडिंग के लोगों से, हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ, और उसके बाद वो वाया मीटिंग भी हो सकती है, आप फेस टू फेस टॉक भी कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, आपने कम्युनिकेट करना होता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है। उसके बाद द थर्ड वन इज मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग, इनकरेजिंग और एम्पेलिंग अदर्स टू टेक रिक्वायर्ड एक्शन एंड क्रिएटिंग वर्क प्लेस कंडीशंस टू इंश्योर वर्क स्टेशन। मोटिवेट में फिर आपने जब कम्युनिकेट कर लिया, इंफॉर्मेशन आपने शेयर कर ली, तो फिर आपके मैनेजर्स का काम होता है आपको एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं ताकि आप रिक्वायर्ड एक्शन ले सके उस टास्क को आगे कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद द फोर्थ वन इज सिलेक्टिंग पीपल, चूजिंग द करेक्ट एम्प्लॉयज फॉर पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन और फॉर स्पेसिफिक टीम एक्टिविटीज। अब ये जो सिलेक्टिंग पीपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी मैनेजर के लिए, क्योंकि आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क होते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल होते हैं और डिफरेंट उनकी पोजीशंस होती हैं। तो मैनेजर या हेड का काम होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को करेक्ट एम्प्लॉयज़ को उस पोजीशन और उस टास्क के लिए उनको असाइन करना। एंड द फोर्थ वन इज डेवलपिंग पीपल एंड इट सेज दैट हेल्पिंग एम्प्लॉयज़ इम्प्रूव देयर नॉलेज, एटीट्यूड्स एंड स्किल्स। एंड जो फिफ्थ वाला डेवलपिंग पीपल है, उसमें लोग एम्प्लॉयज़ को हेल्प करना होता है, हम हेल्प करते हैं, इम्प्रूव उनकी नॉलेज ईजिली हो जाती है, ताकि जब जैसे कम्युनिकेट करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो उनके नॉलेज और उनकी जो स्किल्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट आती है। आफ्टर दैट वी हैव लीडरशिप स्टाइल्स। हम लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे कि लीडरशिप स्टाइल्स होते क्या हैं और लीडरशिप स्टाइल हम किसे कहते हैं। बेसिकली लीडरशिप स्टाइल का मतलब होता है हाउ समवन यूजेस देयर पावर और अथॉरिटी टू लीड अदर्स। लीडरशिप स्टाइल में हम डिफाइन करते हैं कि किस तरह कोई अपना पावर या अपनी अथॉरिटी को यूज़ करता है और दूसरों को किस तरह लीड करता है। अब हमारे पास डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स हो सकते हैं, डिफरेंट पीपल, हमें डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट लोगों से काम हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टास्क में हमें डिफरेंट पीपल की ज़रूरत हो सकती है। तो लीडरशिप स्टाइल भी आपको बताता है कि आपने किस तरह अपना पावर यूज़ करना है, अपनी अथॉरिटी या है आपने यूज़ करनी है, किस तरह आपने लोगों को लीड करना है। सारे बंदे एक ही सिचुएशन में फिट नहीं आ सकते, तो आपने देखना है कि कौन सा बंदा कौन से टास्क के लिए अप्रोप्रिएट होगा, कौन से बंदे को कौन सा टास्क असाइन करना है, ठीक है। ये होता है एक लीडरशिप स्टाइल। It says that to arrive at conclusions and judgments and to assure that the quality of decisions made remains high. Deciding के टाइम पे आपने देखना है कि अपने आपने conclusions की तरफ किस तरह पहुंचना है और जो आपने डिसीजन उसके लिए लिया है या जो आपने डिसाइड किया है वो बिल्कुल करेक्ट हो, बिल्कुल सही डिसीजन आपने लिया हो। ओके, देन वी हैव टू टाइप्स ऑफ डिसीजंस। जो हमारे पास फर्स्ट डिसीजन है वो है स्पॉन्टेनियस डिसीजन, जिसे हम इस तरह कह सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस जो डिसीजन होता है वो एक क्विक डिसीजन होता है, ठीक है, या फिर एक कोई इम्पल्सिव एक्ट जो आप बहुत जल्दी लेते हैं, जो बगैर सोचे समझे आपने ले लिया, आपने प्रीवियस स्ट्रेटजीज को फॉलो नहीं किया, आपके माइंड में जैसे आया कि भाई ये सही है, तो आप उस चीज़ को कहते हैं स्पॉन्टेनियस डिसीजन, जिसमें आपने कोई प्रीवियस स्ट्रेटजी कुछ नहीं देखा, आपने एक क्विक डिसीजन ले लिया किसी भी टास्क के लिए। और जो सेकंड हमारे पास है वो है एक रीजंड डिसीजन विच इज बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक स्टडीज एंड लॉजिक एनालिसिस टू द एक्सटेंट पॉसिबल। जो स्पॉन्टेनियस होता है वो एक क्विक डिसीजन होता है, लेकिन जो रीजन डिसीजन होता है वो आप प्रीवियस स्ट्रेटजीज पे या सोचे समझे टाइम लेके लोगों से कम्युनिकेट करके इंफॉर्मेशन शेयर करके उनके ओपिनियंस लेके सोच समझ के आप जो डिसीजन लेते हैं उसे हम कहते हैं रीजन डिसीजन, क्योंकि आप उसमें लोगों को भी इन्वॉल्व करते हैं,
रीजन डिसीजंस के काफ़ी इम्पोर्टेंस ये कह सकते हैं कि आपका जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर्स जो है वो कम हो जाता है, मिनिमाइज होता है, क्योंकि आप एक सोच समझ के लोगों से कांटेक्ट करके, लोगों से पूछ के, ओपिनियन लेके, अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करके आप एक डिसीजन ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर है वो कम होता है। आप इजीली थिंक कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं, आप एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि इसका ये प्रॉब्लम जो हो सकती है इसके बारे में, या फिर आप इसको प्रॉब्लम किस तरह आप उसका सॉल्व कर सकते हैं, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आप देख सकते हैं। तो रीजन डिसीजन का मतलब ये है कि आप जब सोच समझ के किसी भी उसके सिस्टमेटिक स्टडीज पे या उसकी लॉजिक एनालिसिस वगैरह को देख के आप जब डिसीजन लेते हैं तो हम उसे कहते हैं रीजन डिसीजन। और जो स्पॉन्टेनियस डिसीजन होता है वो एक क्विक डिसीजन होता है जो आप बहुत जल्दी से लेते हैं, या फिर हम उसे एक इम्पल्सिव एक्ट भी कह सकते हैं। आप इस तरह एक स्पॉन्टेनियस डिसीजन को कह सकते हैं कि आप किसी भी अगर आपके पास कोई ऑप्शंस हैं या ऑल्टरनेटिव्स हैं, उनमें से अगर आपने किसी अवेलेबल ऑल्टरनेटिव का सोचा है, या फिर आपने विथ नो टाइम आपने बस एक डिसीजन ले लिया या क्विक डिसीजन हो गया, तो हम उसे एक स्पॉन्टेनियस डिसीजन कह सकते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट क्यों होता है? व्हाई डिसीजन मेकिंग इज डिफिकल्ट? Decision makings are always difficult because it takes our time, our energy। जो भी ऑप्शंस हम लेते हैं उसमें ऑब्वियसली हमारा हम सोच समझ के जब डिसीजन लेते हैं तो ऑब्वियसली हमारा एनर्जी और हमारा टाइम उसमें हम यूज़ करते हैं, ठीक है। या तो फिर हम सेकंड गैस करते हैं कि अगर हम ये डिसीजन लेंगे तो इसका ये प्रॉब्लम हो सकता है, या अगर ये प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो इसका ये सोल्यूशन हो सकता है। सबसे अच्छी बात ये होती है डिसीजन मेकिंग की कि आप जो है वो पहले सोचें, उसका जो भी प्रॉब्लम हो सकती है उसके सॉल्यूशंस वगैरह, उसके जो फैक्ट्स होते हैं, आपने उसको पहले डिसीजन लेने से पहले आपने सोचना होता है। डिसीजन मेकिंग का सबसे आसान और इजी तरीका ये है कि आपने आइडेंटिफाई करना होता है जो भी आपने डिसीजन लेना है। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम यू नीड टू सॉल्व और द क्वेश्चन यू नीड टू आंसर। सबसे पहले आपने डिसीजन लेने से पहले एक आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, जो भी पहले आपका प्रॉब्लम है, उसके बाद उसका सोल्यूशन देखना होता है। जब आपको पता चल गया कि आपका प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद आपने गैदर करनी होती है रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। उसके हवाले से जो भी आपका प्रॉब्लम है उसके हवाले से आपने इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है। लोगों से करें, रिसोर्सेज के थ्रू करें, कम्युनिकेट करें लोगों से, ठीक है। सबसे पहले आपने प्रॉब्लम को देखना है कि कौन सा प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन निकालने के बाद आपने लोगों से उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। उसके बाद अगर आपके पास ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको, तो फिर आपने आइडेंटिफाई करना है जो भी आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं। देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव्स, और फिर आपने उस ऑल्टरनेटिव्स के अमंग जो है आपने चूज करना है कि विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और उसके बाद जब आपने चूज कर लिया कि दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन विच आई हैव टू चूज, उसके बाद आप फिर एक्शन लेंगे, और एक्शन लेने के बाद आप फिर अपना रिव्यू करेंगे डिसीजन। जब आपने उसको ले लिया, आपने अडॉप्ट कर लिया, एक आपने एक्शन ले लिया, फिर आप अपना रिव्यू करेंगे डिसीजन। ये बेसिकली 7 डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्टेप्स होते हैं विच आर वेरी नेसेसरी फॉर डिसीजन मेकिंग। एंड इट सेज दैट हियर वी हैव मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स। जो मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स होंगी, आपने सबसे पहले प्रॉब्लम्स को देखना है, उनको उनको उनका सोल्यूशन आपने निकालना है, फिर आपने आपने जो है वो लोगों से कम्युनिकेट करना है, इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, ठीक है। आपने इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद आपने ऑल्टरनेटिव्स देखने हैं कि कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स हैं। उसके बाद you have to choose among the alternatives, then you have to take the action according to that, and then the final is you have to review your decision। अब ये भी हो सकता है जब आप डिसीजन ले रहे हैं तो अगर आप लोगों पे डिपेंडेंट हैं तो लोगों का जो है ओपिनियन है वो चेंज हो सकता है। तो डिसीजन मेकिंग में समटाइम्स आपको इस तरह भी डिफिकल्टी हो सकती है कि अगर लोगों का ओपिनियन चेंज हो रहा है, आपने जो सोचा हुआ है, तो आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करके फिर आपने ऑल्टरनेटिव्स के थ्रू आपने एक जो है यू हैव टू चूज अमंग द ऑल्टरनेटिव्स, फिर आपने एक्शन लेना है उसके तहत।
नाउ व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर गुड डिसीजन, किस तरह हम एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, उसकी क्या क्वालिटीज हो सकती हैं। सबसे पहले आपने जो बेस्ट आइडिया होता है एक अच्छा डिसीजन लेने का, वो ये है कि आपने सिचुएशन देखनी है, आपने कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ठीक है, ये वही बात हो गई कि आपने पहले प्रॉब्लम की तरफ जाना है, सही है। उसके बाद आपने देखना है कि आपके पास कौन से रिसोर्सेज हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, द थर्ड वन इज, उसके बाद आपने वही कंपेयर करना है एटलीस्ट जो आपके पास टू ऑल्टरनेटिव्स हैं। ठीक है, जो भी आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं आपने उसमें से उनको कंपेयर करना है। उसके बाद आपने एक इंफॉर्मेशन गैदर करनी है बिफोर यू मेक एनी डिसीजन। आफ्टर दैट, उसके बाद आपने क्या करना है कि जो भी आपने डिसीजंस ले ली हैं या जो आपने ऑल्टरनेटिव्स के तहत जो भी आपने सोचा हुआ है, आपने इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, आपने फिर कॉन्सिक्वेंसेस कंसिडर करने हैं और उसके बाद आपने अपना डिसीजन लेना है और फिर डिसीजन लेने के बाद आपने अपना रिजल्ट जनरेट करना है। सबसे पहले आपने अपना गोल देखना है कि आपका गोल है क्या, सही है। गोल देखने के बाद या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उसकी बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। जो भी आपके पास अमंग आपके ऑप्शंस हैं, ऑल्टरनेटिव्स हैं, उनमें से चूज करना है। उसके बाद आपने डिसीजन लेना है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये बेसिकली गुड डिसीजन मेकिंग के हम स्टेप्स कह सकते हैं। देन वी हैव गाइडलाइंस फॉर द गुड डिसीजन मेकिंग या फिर डिसीजन मेकिंग। Okay, so these are the guidelines for the good decision making. जिसमें the first one is study, the second one is prioritize, the third one is apply and the fourth one is involve. इसमें भी जो है गाइडलाइंस जो है एक अच्छी डिसीजन मेकिंग की हम इस तरह कह सकते हैं कि अच्छा जो गाइडलाइन आपके पास एक डिसीजन मेकिंग की वो ये है कि जब आप किसी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ बैठते हैं काफ़ी सारे लोग, ठीक है, सो इट कैन बी वेरी हार्ड टू हेयर एवरीवन्स वॉइस। हम सबकी बात नहीं सुन सकते क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन में जब बैठते हैं बहुत सारे लोग आपस में, तो काफ़ी लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं। अब वो जो डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं तो हर किसी की बात इस तरह जो है वो क्लियर नहीं होती। तो कंपनी को करना ये चाहिए कि जो भी बिजनेस होता है या जो भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में वो एक सजेशन बॉक्स देना चाहिए। सजेशन बॉक्स इस तरह होता है कि आपका इट्स अनदर वे टू इंगेज द वर्कर्स या फिर जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको इंगेज करने के लिए कि हर कोई अपना पार्ट भी प्ले करे, हर कोई अपना ओपिनियन भी दे और उस सजेशन बॉक्स में एवरीवन इज इनकरेज्ड टू गिव सजेशन। जो भी उन्हें चेंजेस लानी होती हैं कंपनी में या किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, किसी भी टास्क से रिलेटेड। तो जब हम किसी कंपनी में किसी भी बिजनेस के हवाले से या किसी भी हम कमेटी एक बनाते हैं, उसमें जब एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स से जब हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं या उनसे आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं, तो हम एक सजेशन बॉक्स को इंक्लूड करते हैं जो कि हेल्प करता है, जो भी हमारे वर्कर्स हैं उनको इंगेज करता है ताकि वो चेंजेस के बारे में हमें सजेशन दे सकें। इससे होगा ये कि उनकी इन्वॉल्वमेंट भी रहेगी ग्रुप में, उनकी इन्वॉल्वमेंट भी रहेगी उस टास्क में, उनको हम इस तरह एक मोटिवेट भी कर सकते हैं। वो लेफ्ट आउट फील नहीं करेंगे, उनको भी लगेगा कि उनकी उन्होंने जो सजेशन दी है वो एक इम्पॉर्टेंट सजेशन है। तो इस तरह जो है वो एक डिसीजन मेकिंग के लिए हम काफ़ी लोगों से या अपनी कंपनी के एम्प्लॉयर से हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास हु इज़ टू मेक व्हाट डिसीजन। अब हमारे पास है कि स्टाफ ने कौन सा डिसीजन लेना है, स्टाफ एंड मैनेजर ने कौन सा डिसीजन लेना है और मैनेजर ने कौन सा डिसीजन लेना है। These are the decisions by staff, and it says that techniques to accomplish assigned tasks or projects, options to continuously improve current operations and work process, and social events, group picnics, golf outings, Christmas parties and others. इसका मतलब ये है कि जो भी स्टाफ के डिसीजंस होते हैं, स्टाफ जो है वो सोशल इवेंट्स को मैनेज करता है, ठीक है, और जो करंट ऑपरेशंस होते हैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है और टेक्निक्स वगैरह को यूज़ करता है या रिसोर्सेज को यूज़ करता है टास्क या प्रोजेक्ट्स के लिए। हम ये कह सकते हैं कि हमारे स्टाफ का बेसिकली 3 तरह के हमारे पास डिसीजंस हम स्टाफ ले सकता है। सबसे पहले वो रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता है टास्क को कंप्लीट करने के लिए।
ऑप्शंस उसके पास जो भी कंटिन्यूसली वो इम्प्रूव करना चाहे, जो भी करंट ऑपरेशंस या वर्क प्रोसेस में होता है उनको, और सोशल इवेंट्स को या सोशल इवेंट्स वगैरह को मैनेज करता है. So these are the decisions by manager and staff. मैनेजर का काम होता है कि सेमिनार, मैनेजर एंड स्टाफ मिलके जो है वो सेमिनार या अटेंडेंस उनकी जो होती है, कॉन्फ्रेंस वगैरह जो होती हैं उनको मेंटेन करता है या उनको इस तरह के प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाते हैं. उसके बाद पॉलिसीज और प्रोसीजर्स के बारे में इन्वॉल्व करते हैं स्टाफ को, ताकि लोगों की या डिपार्टमेंट्स के लोगों की सबकी आपस में इंटरेक्शन रहे. और जो टीम मेंबरशिप है जिसमें हम वर्कलोड बैलेंस के बारे में या जो है वो एक्सपोजर के बारे में, स्किल्स के बारे में जो है वो स्टाफ और मैनेजर लोगों को बताते हैं. ठीक है, 3 तरह के हमारे पास ये डेवलपमेंट नीड्स टू ऑफ स्टाफ, कॉन्फ्रेंस वगैरह, सेमिनार और इस तरह की ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं जिसमें कंडक्ट की जाती हैं, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स के बारे में बताया जाता है. और ये कुछ डिसीजंस हैं जो सिर्फ मैनेजर लेते हैं, जिसमें बिजनेस के कॉन्फिडेंशियल मैटर्स होते हैं, पॉलिसीज वगैरह, उसके प्रोसीजर्स वगैरह, और बजट का एलोकेशन होता है. जो आप बजट आपको प्रोजेक्ट या टास्क दिया हुआ होता है, तो मैनेजर का काम होता है कि जो भी टास्क को परफॉर्म कर रहा है उसको बजट के बारे में, उसकी बजट एलोकेशन के बारे में, उसको ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताए. So these are the 3 major differences between manager and staff, and the decisions by staff. अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजंस हैं. सबसे पहले है हाउ टू मेक डिसीजंस, किस तरह हमने डिसीजंस लेने हैं. तो द फर्स्ट वन इज रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. So now we will study about the rational decision making process, and it says that is generally useful in facilitating decision making for numerous problems, for issues in engineering when an adequate amount of information is available. रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है हमारे पास एक इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक न्यूमरस जो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं या फिर इश्यूज हमारे पास आ जाते हैं इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में. तो उसको डील करने के लिए अगर हमारे पास एक बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है तो हम रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को टैकल कर सकते हैं. ओके, सो रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया कि एक इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अगर आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या न्यूमेरस प्रॉब्लम्स या आपके पास इश्यूज आ गए हैं तो फिर वो सॉल्व हो सकते हैं अगर आपके पास एक एडुकेट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. अब रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का द फर्स्ट स्टेप विच इज असेस. आपने प्रॉब्लम को असेस करना है, जो भी आपके पास आपको सिम्टम्स आप ऑब्जर्व कर रहे हैं. ठीक है, जो भी आप सिम्टम्स ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके तहत आपने प्रॉब्लम को असेस करना है. उसके बाद आपने कलेक्ट करने हैं फैक्ट्स. मतलब फैक्ट्स का मतलब होता है कि कौन, कहाँ पर, व्हाट, हु, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, कौन से लोग जो हैं वो किस टास्क को, कौन से लोग कहाँ पर और जो है किस तरह जो लोग काम करेंगे उस टास्क या उस प्रोजेक्ट के लिए. उसके बाद आपने डिफाइन करनी है रियल प्रॉब्लम जो अकर हो रही है इस प्रोजेक्ट के तहत, जो भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो रही है. उसके बाद आपने ऑल्टरनेटिव्स आपने जो है उस डेवलप करने हैं ऑल्टरनेटिव्स, ताकि फिर आप उस ऑल्टरनेटिव्स में से कोई सॉल्यूशन को चूज़ कर सकें. आफ्टर दैट यू हैव टू सिलेक्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जो कि मैंने आपको बताया कि जब आपने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने ऑल्टरनेटिव्स भी आपको पता चल गया कि ये हमारे पास 2 ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो फिर आपने सॉल्यूशन की तरफ जाना है. ठीक है, उसके बाद आपने यू हैव टू सेट कोर्स ऑफ एक्शन टू इम्प्लीमेंट डिसीजन बाय एलोकेटिंग रिसोर्सेज. ठीक है, आपने रिसोर्सेज वगैरह का यूज़ करके उस टारगेट को कंप्लीट करना है, या मतलब डेट्स ऑफ कंप्लीशन की तरफ जाना है. ये जो फर्स्ट हमने कंप्लीट किया है विच इज़ अबाउट रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है. द फर्स्ट वन इज़ द रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और जो सेकंड वन हमारे पास है विच इज़ कैपनॉर. कैपनॉर में आपको सिंपल बता दूं, कैपनॉर में आपने करना क्या होता है कि आपने एक स्ट्रेटजी बनानी होती है या फिर एक क्राइटेरिया बनाना होता है. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि क्राइटेरिया हम इस तरह बनाते हैं कि जब आपने अपना सॉल्यूशन निकाल दिया, आपने अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट निकाल दिया है, जब आउटपुट आपका आ गया, रिजल्ट आपका आ गया, तो फिर आप क्या करते हैं, उसको किसी क्राइटेरिया के तहत फिक्स करते हैं.
मतलब आप उसे रेट करते हैं कि अगर लेट्स सपोज 1 to 10 के बीच में आ रहा है तो आप उसे किस तरह रेट करेंगे कि भाई वो एक्सीलेंट है या एवरेज है या बिलो एवरेज है। तो इस तरह जो है वो आप कैपनॉर में एक क्राइटेरिया बनाते हैं अपने आउटपुट की कि आप उसको आपका जो रिजल्ट है वो कहाँ स्टैंड करता है। तो सो द फर्स्ट पॉइंट सेज दैट आपने एक क्राइटेरिया बनाना होता है बिफोर द डिसीजन मेकिंग। आपने डिसीजन लेने से पहले ही एक क्राइटेरिया बनाना होता है उसका। The chosen criteria must represent a mutually exclusive and collectively exhaustive set of criteria for the chosen for the decision on hand. ओके, सो कैपनॉर में हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग जो क्राइटेरिया होता है आपने एक क्राइटेरिया डिफाइन किया, उसके बाद आपने उसका रैंक ऑर्डर आपने बताना होता है 1 to 10 आप उसको किस तरह रैंक करते हैं। आपने एवेल्युएट करना होता है जो भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, एवेल्युएट कर आपने सफिशिएंसी उसकी जो भी आपने क्राइटेरिया आपने रखा है, उसके बाद आपने स्कोर करना होता है कि 1 to 10 में वो कहाँ आपका जो आउटपुट है वो कहाँ स्टैंड करता है। आफ्टर दैट यू हैव टू कंप्यूट द वेटेड स्कोर, जो भी आपका आया एवरेज है बिलो एवरेज है उसको आपने कंपेयर करवाना होता है जो भी आपने नंबर सेट किए होते हैं न्यूमेरिकल प्रोडक्ट्स। लेट्स सपोज आपने 1 to 10 में से आपने रेटिंग रखी है कि 1 to 3 का एवरेज है या बिलो एवरेज है, तो फिर आपने उस न्यूमेरिकल प्रोडक्ट्स के थ्रू आपने कंपेयर करवाना होता है। और द लास्ट में जो है आपका जो ऑप्शन है विच इज़ द हाईएस्ट वेटेड स्कोर एज द बेस्ट सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम एट हैंड। अब ऑब्वियसली जो हाईएस्ट आपका होगा 1 to 10 में से जो आपका फॉर सपोज 7 to 10 आपका आ रहा है अगर आउटपुट, तो आप इस तरह कह सकते हैं कि ये हमारा जो बेस्ट सॉल्यूशन है किस हमारा प्रॉब्लम का, क्योंकि आपने जो रेटिंग फिक्स की है, जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई है, क्राइटेरिया बनाया है, वो एक्सेलेंट का बनाया है 7 to 10 के बीच में। तो सबसे पहले कैपनॉर में आपने करना क्या होता है कि डिसीजन लेने से पहले आपने एक जो है वो क्राइटेरिया बनाना होता है, फिर आपने डिफाइन करना होता है कि एवरेज क्या है, बिलो एवरेज क्या है, एक्सेलेंट क्या है, उनका कंपैरिजन होता है, फिर आपने बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होता है अपने प्रॉब्लम का। सो दिस इज द टेबल फॉर द कैपनॉर डिसीजन एनालिसिस टूल। काफ़ी अदर डिसीजन सपोर्ट टूल्स भी हैं हमारे पास। डिसीजन मेकिंग बाय गट इंस्टिंक्ट भी इस तरह है कि इसमें हमारे पास स्पॉन्टेनियस डिसीजन मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जिसमें आपको एक डिसीजन लेते हैं। गट इंस्टिंक्ट के बारे में हम इस तरह कह सकते हैं कि गट इंस्टिंक्ट जो आपको बाय गट फीलिंग आप उसको एनालाइज कर सकें। ब्रेन एक्टिविटीज़ हमारे पास इस तरह है कि हमारे पास जो हमारे जो भी हम जो डिसीजन लेते हैं वो किसी पैटर्न्स या रूल्स के अकॉर्डिंगली लेते हैं जो हम पास्ट एक्सपीरियंस से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग बाय गट इंस्टिंक्ट में हमारे पास एक स्पॉन्टेनियस डिसीजन है और हमारे पास एक ब्रेन एक्टिविटीज़ है। ब्रेन एक्टिविटीज़ में देखिए हमारे पास जो लेफ्ट साइड है जो कि कॉन्शियस को डिफाइन कर रहा है, लेकिन हमारे पास जो राइट साइड है वो सब कॉन्शियस को डिफाइन कर रहा है। इसका मतलब है कि एक हमारे पास कॉन्शियस का मतलब है कि हम जो है एक स्पॉन्टेनियस डिसीजन, एक क्विक डिसीजन ले रहे हैं, और एक जो है वो हम जो है वो लॉजिकल जो एनालिसिस वगैरह हैं उनको देख के हम जो है डिसीजन ले रहे हैं, जो कि डिपेंड करता है हमारे पैटर्न पे, हमारे रूल्स पे, या फिर हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस पे। डिसीजन मेकिंग टीम्स में बहुत ज़रूरी है। डिसीजन मेकिंग जब आप टीम्स में करते हैं, आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, उसके बाद आप मोटिवेट करते हैं, आप मोटिवेट होते हैं, आपके टेक्निकल स्किल्स बहुत इम्प्रूव होते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह आपके होते हैं, कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप उनको भी इजीली टैकल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप मिनिमाइज करते हैं कॉन्फ्लिक्ट, जो भी मसले होते हैं, किसी भी बहस जब हो जाती है किसी भी, तो मैंने आपको सजेशन बॉक्स के थ्रू आपको बताया था कि आपने किस तरह जो है एक मैनेजर को या हेड को किस तरह एक सजेशन बॉक्स इंट्रोड्यूस करना है, ताकि वो सारे लोगों की बातें भी आप तक पहुंच सकें, उनकी सजेशंस, उनके ओपिनियंस भी आप तक पहुंच सकें। आप डिबेट कर सकते हैं, ओपन डिबेट होती है जब आप डिसीजंस लेते हैं या एक्सचेंज करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसके अलावा आप जो है वो इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, आप अपने रीजंस वगैरह दे सकते हैं कि आपने किस तहत जो है वो सॉल्यूशन निकाला है उस प्रॉब्लम का। तो काफ़ी सारे जो है डिसीजन मेकिंग जब आप टीम में करते हैं तो काफ़ी सारे उसके एडवांटेजेस होते हैं।
डिसीजन मेकिंग जो है बेसिकली आप इसके बारे में बस इतना पढ़ लें कि डिसीजन मेकिंग टीम मेकिंग में क्यों ज़रूरी है, क्राइटेरिया क्या है फॉर गुड ग्रुप डिसीजंस। कम्युनिकेट जब आप करेंगे तो ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग होगी, आप कन्वे करेंगे अपने फैक्ट्स को, व्यू पॉइंट्स को, इम्प्रेशंस को, इजीली आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप ऑल्टरनेटिव्स में से चूज़ कर सकते हैं इजीली। उसके बाद फिर अलग से गाइडलाइंस है हमारे पास कि आपने किस तरह कम्युनिकेट करना है, आपका विजन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप उसके बाद सिलेक्ट करेंगे, आपने ईमेल्स पे बात करनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात करनी है, फेस टू फेस आपने टॉक करना है, किस तरह आपने वेब पोस्टिंग करनी है। ये सिंपल गाइडलाइंस हैं कम्युनिकेशन के कि आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आपने कौन सा प्रॉपर चैनल यूज़ करना है कम्युनिकेट करने के लिए, आपने ऑनेस्ट होना है, ठीक है, आपने ऑनेस्ट होना है, इंफॉर्मेशन आपने शेयर करनी है। उसके बाद आपने अपने कम्युनिकेशन चैनल्स को ओपन रखना है, ठीक है। आपने कम्युनिकेट किस तरह करना है, अब 4 मेजर चीज़ें हैं, बाय आस्किंग, टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ये बहुत ईजी है, विच इज़ अबाउट आस्किंग, टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ये वो चीज़ें हैं जिससे आप लोगों से इंफॉर्मेशन शेयर करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग आई थिंक। आस्किंग, टेलिंग, लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग में आपने इसे जस्ट रीड आउट करना है, क्योंकि दिस इज़ वेरी ईजी। Just you have to read once, or so you can complete your lecture till here. If you have any question and answers, you can ask. Please raise your hand so that you can talk. Just wait for a while. Yes. Yes, Vijay. Can you hear me? Can you hear me? I can't hear you.